नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपके मिरर मॉर्निंग में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। माइनिंग हादसे के बाद बीसीसीएल का सहारा, मृत डोजर ऑपरेटर के परिवार को 25 लाख की सहायता। विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में दूसरे दिन उठा सीएनटी जमीन का मामला। तिलमोचो ब्रिज शिलान्यास पर विवाद, जिला परिषद अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। दुमका राज्य एक्सप्रेस में सीट विवाद पर एक ही परिवार पर जानलेवा हमला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। और बनवासी सरहद पर आदिवासी संगठनों की आपत्ति, एकजुटता और अधिकार के मुद्दों पर फोकस करने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में संचालित अंबे माइनिंग पॉइंट लिमिटेड में हुए हादसे में जान गंवाने वाले डोजर ऑपरेटर सोनू कुमार सिंह के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मंगलवार को क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक कुमार रंजीव ने माइंस एक्ट के प्रावधानों के तहत मृतक की पत्नी और परिजनों को चेक सौंपा। बता दें कि बीते शुक्रवार को माइंस फेस में कार्य के दौरान चेन डोजर जमीन में धंस गया था, जिससे सोनू कुमार सिंह आग और गैस की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मृतक डोजर ऑपरेटर सोनू कुमार सिंह के परिजनों को मुआवजा देने में प्रबंधन की ओर से देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। जानकारी के अनुसार मुआवजा राशि का चेक किसी जनप्रतिनिधि या माननीय के हाथों दिलाने की योजना थी, जिसके कारण प्रक्रिया में विलंब हो रहा था। इस बीच मृतक की पत्नी सहायता राशि की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। बढ़ते दबाव और परिवार की स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने माननीय के कार्यक्रम का इंतजार नहीं किया और मंगलवार को ही क्षेत्रीय कार्यालय में 25 लाख रुपए का चेक परिजनों को सौंप दिया। सोनू कुमार सिंह का 29/5/2026 को एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गया था। उसका जो दावा भुगतान है उसको देने में कंपनी बहुत विलम्ब कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था, देने का नियत नहीं था। इसलिए हम लोग एरिया में आज सुबह से ही बैठे हुए आ जाके कि आज बिना चेक लिए हम लोग नहीं जाएंगे और चेक नहीं देगा तो हम लोग आज कंपनी का चक्का जाम करेंगे। अभी जीएम साहब हम लोग को चेक दिए हैं, इससे हम लोग एरिया आए थे। कितना का चेक है? 25 लाख का। ये कब मिलना है चेक आपको? ये कल ही मिला था हम लोग को। कितना लेट क्यों हो? ये कंपनी का लापरवाही है, एमपीएल का जो प्रबंधक है उसका लापरवाही है, टाल मटोल का नीति था, उसका देने का नियत नहीं था। हम लोग काफ़ी प्रेशर बनाए, दबाव बनाए, बंद जब देखा कंपनी के मेरा नहीं देंगे तो कंपनी मेरा बंद कर देगा ये लोग, तो हार पार के बाध्य होकर दिया। खनन क्षेत्र में जमीन के बदले मुआवजा और नियोजन दिलाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी समिति की बैठक अधिकारियों संग जारी रही और मंथन के बाद सीएनटी जमीनों की त्रुटि को जल्द दूर करने को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए गए। जिले में खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयतों को न्याय, मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन दिलाने के मुद्दे पर विधानसभा की ध्यानकर्षण विशेष समिति समीक्षा बैठक कर रही है और बैठक के दूसरे दिन का जो मंथन था वो जारी था। ये बैठक में उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जहां सभापति मथुरा प्रसाद महतो ने सीएनटी एक्ट में जो बहुत व्यवधान हो रहे हैं उसे लेकर बात की और सुरंगा मौजा सहित एक अन्य मौजा के सीएनटी के जमीन लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए और समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया और उपायुक्त को यह निर्देश दिया गया कि 1 माह में सीएनटी से संबंधित मामलों का निपटारा करें। बुधवार यानी कि आज भी बैठक होगी, जिसमें हर्ल, सिंदरी, डीवीसी, मैथन पावर लिमिटेड और एफसीआई के अधिकारियों को भी बुलाया गया है और वहीं एरिया 9, 10, 11 में कितने जमीनों पर ओबी डंप हुआ है उसकी नापी भी 1 माह में करा लेने के निर्देश दिए गए। आज मुख्तार पर उपायुक्त धनबाद यहाँ पर उपस्थित थे और डीटी डायरेक्टर टेक्निकल बीसीसीएल भी उपस्थित थे। तो जितने भी पेंडिंग सीएनटी केसेस है जो उपायुक्त के कोर्ट में है, उसको इमीडिएटली 1 महीना के अंदर 2 मौजा का एटलीस्ट सुरंगा और एक कोई मौजा है वो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया है और बाकी सारा जो पेंडिंग सीएनटी एक्ट का ये है वो भी इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया ताकि बीसीसीएल उसको जो डायरेक्ट रैयत से वो परचेज कर सके। कल का बैठक में जो स्थल का ये था, कुछ रिपोर्ट नहीं आ पाया था, उसको देखते हुए और कल डीसी साहब नहीं थे तो उनका उपस्थिति आज रहा।
बैठक में यह तय हुआ कि सीएनटी परमिशन के लिए जो आवेदन आया है वो उसको 1 महीना में निष्पादित करने का, और अंचल से जो लिया गया है या जो बाकी है उसको भी 1 महीना में सारे आवेदन को लेकर के परमिशन दे करके जो ओपी डंपिंग हो गया है जिन रैयती ज़मीन पर उनका भुगतान। इसके अलावा पूरे एरिया 9, 10 और 11 का मापी का तय हुआ, जिसमें 10 और 11 सुरुंगा और भौरा का 1 महीना में नापी करा के चिन्हित कर लिया जाएगा कितने ज़मीन पर डंपिंग हुआ है, कितना सरकारी ज़मीन पर है। तो इसका एक असेसमेंट करने के बाद उसका पेमेंट, और बीसीसीएल जो जिस पर ओबी डंपिंग हो चुका है उन रैयतों को बीसीसीएल डायरेक्ट पेमेंट करेगी, ज़मीन को डायरेक्ट परचेज करेगी। ये तय हुआ और ये 1 महीना में उसको चिन्हित कर लिया जाएगा। शिलान्यास के मामले का मुद्दा अब गरमा रहा है। धनबाद के तिलमोचे ब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं दी गई और शिलापट पर भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया। उन्होंने संवेदक की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मनमानी ढंग से चुनिंदा लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया, जबकि सांसद विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। शारदा सिंह ने कहा कि बागबारा क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों को लगातार दरकिनार किया जाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए इसे जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा विषय बताया और कहा कि इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, अन्यथा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। घर के सामने ही आता है, मेरा घर भी वही है, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं थी इसे लेकर के कि एनएचआई के द्वारा से ओवरब्रिज बनाने का यहाँ पे कोई भी शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने उस एनएचआई की पीडी को भी कॉल किया था कि क्या ऐसा है कि हम लोग को क्यों नहीं, क्योंकि मैं ग्रामीण की पहली नागरिक हूँ और मुझे सूचना नहीं है, वहाँ के मेरे जो जिला परिषद सदस्य उनको सूचना नहीं है। बाकी एक ही शिलापट पे दोनों जगह के सांसद महोदय मौजूद थे, वहाँ के माननीय विधायक जी मौजूद थे, मुखिया गण मौजूद थे, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, जिला परिषद अध्यक्ष को भी नहीं, जिला परिषद। तो मैंने पीडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम अगर हम लोग किसी चीज़ का शिलान्यास करवाते हैं या उद्घाटन करवाते हैं तो हम लोग को केंद्र से पूरा प्रोटोकॉल आता है इसका कि किन्हें किन्हें बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, सारा कुछ आता है, लेकिन हमारे जानकारी में नहीं है ये शिलान्यास। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई शिलान्यास होना है वहाँ, इसीलिए हम लोगों के ना विभाग के कोई लोग वहाँ हैं, ना हम लोगों ने सूचित किया था। अपनी मनमानी के तरीके से जो संवेदक वहाँ हैं उन्होंने अपने मनमानी ढंग से वहाँ पे करवाया है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि इसका क्या है, आपके बिना जानकारी का अगर आपके संवेदक ने शिलान्यास करा लिया तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। उनका ये मैडम क्या ही एक्शन लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करिए दूसरे छोर पे आप लोग शिलान्यास करवा लीजिए। सोमवार को दुमका रांची एक्सप्रेस में धनबाद से शुरू हुआ सीट विवाद गोमो स्टेशन पहुंचते हिंसक रूप ले लिया। विद्यासागर निवासी शिवव्रत पांडे अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके बच्चों को सीट से उठाने की कोशिश की और विरोध करने पर कहासुनी हो गई। पीड़ित परिवार के अनुसार ट्रेन जब गोमो स्टेशन पहुंचे तो विवाद में शामिल लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहले से जुटे हुए थे। ट्रेन से उतरते ही परिवार पर हमला कर दिया गया। इस हमले में शिवव्रत पांडे के सर और गर्दन और पेट में चोट आई, जबकि उनकी पत्नी जानवी कुमारी और 16 वर्षीय भांजा शुभम पांडे भी घायल हो गए। शुभम के सिर में गंभीर चोट लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके छोटे बच्चे हाथ जोड़कर लोगों से उनके पिता को छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य यात्रियों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह परिवार को बचाया जा सका। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमले में शामिल अधिकांश लोग गोमो लोको सेट से जुड़े हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिवव्रत पांडे ने लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है। घर से दीदी के घर जा रहे थे चंद्रपुरा। इस दौरान धनबाद स्टेशन में कुछ रेलवे कर्मचारी द्वारा हमारे परिवार और हमारे भगना को धनबाद स्टेशन से उठकर धनबाद स्टेशन पे वो लोग ट्रेन पे चढ़े और सीट के लिए वो लोग मेरे पत्नी और मेरे भांजे को मारे। भांजे को मारने के बाद जब मैं शौचालय से वापस आया, जब देखा इन लोग को जब मार दिए, ये लोग रो रहे थे, तब मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये बोला कि हम लोग को कुछ अज्ञात आदमी ने मारा है। तो फिर जब हमने उनका पूरा बोगी में खोजने लगे तो हमें मिल गए वो व्यक्ति, पर मिलने के बाद वो ग्रुप में वो लोग कम से कम 20-25 आदमी थे और मिल के वो लोग उसको भगा दिए। हम तो पकड़ के सोचे कि आरपीएफ को हैंड ओवर करना चाह रहे थे, पर वो लोग मिलकर उनको भगा दिए। जब मैं स्टेशन में उतरा, फिर गोमो स्टेशन में उतरने के बाद हमारे साथ में 20-25 आदमी मिलकर हमें पूरा मारा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज आरपीएफ के पास में है। और मारने के बाद वो लोग भाग गए। इसके दौरान
मैंने वहाँ का न्यूज़पेपर वाले को बुलाया, उनके द्वारा मैं जीआरपी थाना में गए। वहाँ जाने के बाद हमें उपचार के लिए वहाँ तापसी में कई हॉस्पिटल है, मैं नहीं जानता हूँ, वहीं पर ले जाके हमारा इलाज कराया गया। वहाँ से हमको पीएमसीएच के लिए धनबाद रेफर कर दिए गए थे। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति सरकारी दावों की पोल खोल रही है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में गिने जाने वाले शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में घंटों तक बिजली गुल रहने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल परिसर के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर के कई वार्ड और गलियारे भी अंधेरे में डूब रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। स्थिति की जानकारी मिलने पर मनीष जायसवाल ने अस्पताल अधीक्षक से बात की। बताया जाता है कि अधीक्षक ने अस्पताल के जनरेटर संचालन के लिए डीजल की उपलब्धता नहीं होने की बात कही। यदि प्रमंडल का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए पर्याप्त डीजल उपलब्ध नहीं है तो यह स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की तैयारियों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्थानीयों का कहना है करोड़ों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। मरीजों की जान से जुड़ी संस्थाओं में ऐसी लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि आखिर झारखंड का स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन कब जागेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या फिर मरीजों को इसी तरह बदहाल व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में एक जनसभा के दौरान आदिवासी समुदाय को वनवासी कहे जाने के बाद झारखंड के राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर जारी हो गया। विभिन्न आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी क्रम में रांची प्रेस क्लब में भी आदिवासी समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बातें रखी। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और अस्तित्व से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है, लेकिन समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा गया कि अमित शाह की टिप्पणी के बाद समाज के विभिन्न वर्गों और संगठनों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कई वक्ताओं ने चिंता जताई कि इस मुद्दे पर आदिवासी समाज के लोग ही एक दूसरे पर टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिससे समाज की भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। वक्ताओं ने अपील की है कि समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी संवाद और एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आरोपों और बयानबाजी के बजाय समुदाय के अधिकारों, पहचान और विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। अभी हम आपको कहा आज जो आपके सामने बैठा हुआ है केंद्रीय सरना समिति, ये केंद्रीय सरना समिति ओरिजिनल है, हकीकत है, इसलिए कि बाबा कार्तिक उरांव इसका उत्पत्ति किए थे, जन्म दिए थे इस समिति का। अच्छा, ये और उस सुन लीजिए ना, पहले बात जानिए। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, आप आरटीआई बिल्डिंग देख रहे हैं ना कचेरी में, इंदिरा गांधी का उद्घाटन किया हुआ है वो सरना समिति का ऑफिस, और वहां से जो संचालित होता है वही हकीकत सरना समिति है। आज हमारे बीच में देखिए हर जिला से लोग आए हुए हैं। एक रांची जिला एक टोला का 5 आदमी मिलकर सरना समिति बना लेता है, लिख लेता है, चलता है, और आप लोग खूब तरजीह देते हैं यूट्यूब में, जब है ना। इसमें हमारे लोग को बेवकूफ जो बनाया जा रहा वो अब समाप्त होगा, क्योंकि हम लोग अब विस्तार जो है राज्य से दूसरे राज्य प्लान में हम लोग रुक जाएंगे और अपना सरना समिति का जो संवैधानिक है ढांचा है उसको बताएंगे और हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। दी होगी तो मैं ऐसे क्या बोलूं, तो सवाल आप लोग करिए, जवाब देंगे। लोग जो बोले उस पर आप बोलिए कि क्या उन लोग सही बोला, वही कर रहे सरना में बोलिए ना। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, चीजों को माइंड से निकालिए। उसके बाद फ्री, पहले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और मैं बताना चाहूंगी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो मुख्य जो रीजन थी हमारी, वो थी जो हमारे गृह मंत्री द्वारा जो हमें वनवासी कहा गया उसको लेकर के, सरना सनातन एक नहीं है उसको लेकर के, सरना ईसाई एक माँ की औलाद नहीं है उसको लेकर के, जनगणना 2026 से जो 2027 में जो हमारी आदिवासी पहचान की जो बात करनी है उसको लेकर के, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के और डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के। और मिरर मॉर्निंग में अब तक इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।